ओके सो पिछली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। इम्पल्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल किया था इम्पल्स के ऊपर। मैंने होमवर्क शेयर नहीं किया क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल करा पाया था, कुछ बहुत ज्यादा तो करा नहीं पाया था। इम्पल्स पर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम जरा कुछ कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो इम्पल्स का रिलेशन क्या था। इम्पल्स के दो रिलेशन है ना, एक था एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे ये प्रॉब्लम थी, इसी तरह की एक प्रॉब्लम और करते हैं। A ball strike a wall as shown in figure and rebound with same speed. Calculate impulse. तो देखिए आपको इम्पल्स जो चाहिए वो बॉल के लिए चाहिए, तो आप बॉल के ही मोमेंटम में चेंज लेंगे। अब्दुल रहमान देखो जरा, सेम क्वेश्चन नहीं है। तो ये वॉल है। पहले जो बॉल थी वो स्ट्रेट आ रही थी, अब बॉल कुछ एंगल पर आ रही है। हाँ, ये बॉल है, ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है। ये जो एंगल है ये भी थीटा है, और ये एंगल भी थीटा है। ये दिया हुआ है, वी स्पीड से आती है, वी स्पीड पर चली जाती है। तो पहले वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है। पहले वाले क्वेश्चन वन डायमेंशनल था, ये वन डायमेंशनल नहीं है, दिस इज टू डायमेंशनल। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, पहले तो मार्क कर लो कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है। भाई ये इनिशियल है और ये फाइनल। दूसरा काम करो कि इन्हें रिजॉल्व करो। भाई ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया थीटा, ऑर्डिनेट एंगल। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स ले लो, v cos थीटा आ गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और v sin थीटा आ गया y एक्सिस के अलॉन्ग। इसी तरह से ये v है, इसके कंपोनेंट्स ले लीजिए। एक x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा विच इज v cos थीटा, y एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा विच इज v sin थीटा। cos थीटा sin थीटा कैसे लिया, देखो जिसके साथ एंगल गिवन है वहां कंपोनेंट cos होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin होगा। ऐसे ये v है, यहाँ कंपोनेंट cos होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin होगा। अब आप क्या करेंगे, आप अब वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लिया, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग अलग इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहले लिखते हैं इम्पल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो जब आप इम्पल्स लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप क्या करोगे, फाइनल मोमेंटम लोगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, माइनस इनिशियल मोमेंटम लोगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल और फाइनल कैसे आएगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इनिश फाइनल मोमेंटम है वो ये है, फाइनल वेलोसिटी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी है। मोमेंटम कैसे आता है, मास इनटू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम हो गया, मास कॉमन ले लीजिए, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, ये काम।
तो देखिए ये आ गया आपके पास। अब आप एक एक वैल्यू रखते चले जाइए। तो जब एक्स एक्स मास तो चलो m दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी ये दी हुई है, ये फाइनल है v cos थीटा। अच्छा कोई बता सकता है इस v cos थीटा के साथ मुझे आई कैप यूज करना चाहिए या माइनस आई कैप यूज करना चाहिए? इस v cos थीटा के साथ आई कैप यूज करना माइनस चाहिए आई। या माइनस आई कैप? देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, क्या यूज करेंगे? माइनस आई। सर एक्स माइनस आई। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल ये है v cos थीटा, इसके साथ क्या यूज करना चाहिए v cos थीटा के साथ? आई कैप या माइनस आई कैप? आई का। यस गुड, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यहाँ आई कैप यूज कर लें। अब देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा। सो द इम्पल्स अलोंग एक्स एक्सिस इज, ये तो m हो गया भाई, v cos थीटा माइनस आई कैप माइनस v cos थीटा, तो ये ऐड होगा -2v cos थीटा आई कैप। तो आप लिख सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग जो इम्पल्स होगी दैट्स माइनस ऑफ 2mv cos थीटा आई कैप। तो आपने इम्पल्स कैलकुलेट कर ली x एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से जब आप y एक्सिस के अलोंग इम्पल्स लेंगे देन दिस इज फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तो ये m तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ x की जगह आप y कंपोनेंट यूज करें, फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस माइनस इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट। जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस इज m तो एज इट इज आ गया। अब देखो वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट क्या होगा? y कंपोनेंट, यही है फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट v sin थीटा। को बता सकता है यूनिट वेक्टर क्या यूज करेंगे? v sin थीटा के लिए यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड्स है ना, यस सर। सर माइनस क्या? माइनस j का माइनस। दूसरा देखो, फिर ये v sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी डाउनवर्ड्स है, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? v sin थीटा माइनस j का। देखो v sin थीटा माइनस j कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v sin थीटा j कैप। तो जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स कितना है आपसे? तो जो भी इम्पल्स होगी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही होगी। आप कह सकते हैं कि जो टोटल इम्पल्स है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ इम्पल्स अलोंग एक्स एक्सिस प्लस इम्पल्स अलोंग y एक्सिस। जो y तो 0 है तो जो कुछ भी बचेगा वो सिर्फ x कंपोनेंट के लॉन्ग होगा, -2v cos थीटा आई कैप। दिस इज द इम्पल्स। लिखिए था। तो ये इम्पल्स के लिए था, कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया। अब कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स यूज करेंगे, पुली वुली वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनका बेस कुछ पड़ता है। इतना लिखना शुरू कीजिए भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। आप जिस भी प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, चाहे वो आपके सीबीएसई के पीवाईक्यू हो, नीट या जेई पीवाईक्यू, उसमें ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो ये रिजॉल्व करना, सबट्रैक्ट करना, ये आपको बहुत ढंग से आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के दो वेरिएशंस हो गए ना, इससे पहले जब किया था तो 1 डायमेंशन में था, ये 2 डायमेंशन।
सर ऊपर का ओके सर नीचे कर दिया। सर नीचे कर दीजिए। भाई सबने लिख लिया या चैट रूम में बताओ जरा, अगर इतना लिख लिया तो फिर आगे स्क्रॉल करता है। यहाँ तक तो लिख लिया होगा आप सबने। यस सर लिख लिया, लिख लिया सर। सर नीचे कर दिया। चलिए लिखिए। अरे लिख लिया भाई आपने इतना। यस सर। ओके नेक्स्ट देखिए। सर डन। सो इम्पल्स इज ओवर। इम्पल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ये बड़ा लेंथी टॉपिक है और अब जो कुछ भी बचा है लॉज ऑफ मोशन में वो सब इस टॉपिक के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ इस टॉपिक के अराउंड ही घूमेगा। तो कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में दो चार फोर्सेस आती हैं, जिसमें से पहली जो फोर्स है दैट इज वेट। द फर्स्ट फोर्स इज वेट। देखो वेट क्या चीज है, वेट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ।
weight is gravitational pull of earth. अब जब भी आप कोई फोर्स पढ़ेंगे, 2-3 फोर्सेस आप बैक टू बैक पढ़ोगे, उस हर फोर्स में आपको ये पता होना चाहिए वो फोर्स किस पर एक्ट कर रही है, वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और अगर ये टॉपिक आपका मिस हो गया तो लॉज ऑफ मोशन इसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। इसको बहुत ढंग से करिएगा, जहां परेशानी है वहां दोबारा पूछ लीजिएगा। इम्पल्स बिगड़ा फर्क नहीं पड़ता, ये बिगड़ा अगर तो पूरा लॉज ऑफ मोशन बिगड़ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ये किस पर एक्ट करता है, जिस बॉडी का भी वेट कर ले रहे हो, ये उस बॉडी पर फोर्स है अर्थ की वजह से। सो दिस इज फोर्स ऑन बॉडी बाय अर्थ। जिस बॉडी पर भी फोर्स ले रहे हैं, जिस बॉडी का भी वेट ले रहे हो, उस पर फोर्स है अर्थ की वजह से। इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ होगा वेट। डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ये आप कह सकते हैं कि डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो जैसे आपने ये अर्थ ले लिया, so this is earth, this is the center of earth। यहां आपने एक बॉडी रख दी, मास ऑफ द बॉडीज है, तो जो बॉडी का वेट है दैट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो दिस इज वेट ऑफ द बॉडी। और वेट कैलकुलेट करने का तरीका होता है mg। जी आप रिसेंटली पढ़ चुके हैं, जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे आप वेट कहेंगे। तो वेट बॉडी नहीं अप्लाई करती, वेट अर्थ अप्लाई करता है किसके ऊपर, बॉडी के। दिस इज फोर्स बाय अर्थ ऑन द बॉडी, अर्थ अप्लाई कर रहा है बॉडी के ऊपर, उसको आप वेट कहते हैं। वेट के बाद एक दूसरी फोर्स आती है विच इज नोन एज नॉर्मली एक्शन। देखो नॉर्मली एक्शन का क्या मतलब है। अगर आपने एक सॉलिड सरफेस ले ली, और इस सॉलिड सरफेस के ऊपर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये सरफेस, दिस इज सरफेस, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो जब आप दो सॉलिड सरफेसेस को कांटेक्ट में रखोगे, दो सरफेसेस कौन सी हो गई, एक इज ऑब्जेक्ट की सरफेस, एक जिस पर आपने रखा हुआ। जैसी ये कांटेक्ट में आएंगी, इनके कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स एक्ट करती है विच इज नोन एज नॉर्मली एक्शन। सो इट acts between two solid surfaces in contact. It acts between two solid surfaces in contact. अगर दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, तो उन दोनों सॉलिड सरफेसेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी उसका नाम होगा नॉर्मली एक्शन। तो इसके लिए जरूरी है दो सॉलिड सरफेस है। आपने हाथ लिया और हाथ के ऊपर पेन रख दिया, पेन भी सॉलिड है, हाथ भी सॉलिड है, तो हाथ पेन पर नॉर्मली एक्शन अप्लाई करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ आप पढ़ चुके हैं, तो ये पेन भी हाथ के ऊपर एक नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा। तो जहां भी दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी वहां नॉर्मली एक्शन जरूर आता है। अब डायरेक्शन क्या होगा नॉर्मली एक्शन का? तो नॉर्मली एक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करना आसान काम है। इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो भी सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, उन सरफेसेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा एंड टूवर्ड्स द बॉडी।
और ये कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स द बॉडी। तो जो नॉर्मली एक्शन है, जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके परपेंडिकुलर एक्ट करता है, टूवर्ड्स द बॉडी एक्ट करता है। सो दिस इज द बॉडी, यहाँ नॉर्मली एक्शन एक्ट है। इसी तरह से अगर मैं ऐसी सरफेस ले लूं, मान लो मैंने वॉल ली, ऐसे वॉल है, और वॉल पर ले जाकर मैंने सॉलिड सरफेस ऐसे लगा दी। इसको देखो जरा, ये वॉल है, वॉल पर ले जाके मैंने पेन को ऐसे लगा दिया। तो अब जो नॉर्मली एक्शन होगा वाई के अलोंग नहीं होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होना है, तो नॉर्मली एक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हो। जब भी ऐसे रखा था, हाथ पे रखा था, अब नॉर्मली एक्शन ऊपर जा रहा था वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन जब आपने इसको ऐसे रख दिया वॉल के साथ, तो नॉर्मली एक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग। जहां भी सरफेसेस कांटेक्ट में है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। मींस अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखिए, मेरे हाथ पर ऐसे करके पेन लगा दिया मैं, तो ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मली एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, अब एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। अगर एक वॉल ऐसी है और यहां ले जाकर मैंने ऑब्जेक्ट रख दी, तो नॉर्मली एक्शन वॉल के परपेंडिकुलर। अगर एक सरफेस ऐसा है और मैंने नीचे ले जाकर ऑब्जेक्ट रख दी, तो नॉर्मली एक्शन नीचे एक्ट कर रहा होगा। तो जो नॉर्मली एक्शन होगा वो हमेशा जो सॉलिड सरफेसेस हैं कांटेक्ट में उनके परपेंडिकुलर एक्ट करता है और टुवर्ड्स द बॉडी एक्ट करे, ये नॉर्मली एक्शन। नॉर्मल इतना लिखो, फिर तीसरी फोर्स सिखाते हैं, टेंशन उसके बाद करें इसको, फिर क्वेश्चंस पर आए। इन तीन चार फोर्सेस आएंगी अभी, इनको बहुत ढंग से करिएगा। अगर ये फोर्सेस बिगड़ गई तो आगे की फिजिक्स बिगड़ जाएगी। पूरा लॉज ऑफ मोशन इन तीन चार फोर्सेस पे डिपेंड करता है। सर नीचे कर दीजिए। सर जी। सर नीचे कर। हम्म। भाई इतना लिख लिया हो तो जल्दी जल्दी चैट रूम में बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर हो गया। ये कुछ लोग तो चैट रूम यूज ही नहीं करते। चलो नेक्स्ट देखो, वेट के बाद नेक्स्ट है नॉर्मली एक्शन, इसे लिखो। जहां भी डायग्राम नहीं, एक डायग्राम नहीं मिनट बनाना ऊपर है, कर दिएगा। हाँ, डायग्राम नहीं बनाना है। बनाना है, क्यों नहीं बनाना, जो कुछ लिखा है वो सब ड्रॉ करना है। सर मिटा दिए, आप ऊपर कर दिए। करिए, इसको ड्रॉ करिए। हो गया सर। लिखिए इसे जल्दी से।
अभी हो गया, स्क्रॉल करूं इसको? यस सर कर दिए। यस सर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो फोर्स आपको सीखनी है, टेंशन। तो देखो, पहली फोर्स क्या थी? वेट। ये कौन अप्लाई कर रहा था? अर्थ अप्लाई कर रहा था। दूसरी फोर्स नॉर्मली एक्शन, ये कहां से आ रही है? सॉलिड सर्फेसेस से। हाँ जी। तीसरी जो फोर्स है टेंशन, ये स्ट्रिंग अप्लाई करेगी। स्ट्रिंग का मतलब है रोप, थ्रेड। कोई रस्सी ले लिया आपने, वो रस्सी जो फोर्स अप्लाई कर रही है, थ्रेड जो अप्लाई कर रहा है, दैट इज टेंशन। तो टेंशन वो फोर्स है थ्रू विच स्ट्रिंग पुल्स। तो वो फोर्स जिससे स्ट्रिंग पुल करती है उसे आप टेंशन कहते हैं। फोर्स थ्रू विच स्ट्रिंग पुल्स। तो वो फोर्स जिससे स्ट्रिंग पुल करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस फोर्स को आप टेंशन कहते हैं। अब स्ट्रिंग जब मैं कह रहा हूं तो स्ट्रिंग का मतलब है, आप रोप कह दो, थ्रेड, कुछ भी, किसी को इसको आप रस्सी जैसी कोई चीज कहते हैं, दैट इज स्ट्रिंग। तो अब ये जब भी स्ट्रिंग आएगी आपकी प्रॉब्लम में तो टेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ टेंशन देखिए। टेंशन का डायरेक्शन होता है अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करेगी, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम बॉडी। स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करती है और बॉडी से दूर जाएगी। तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से आपने एक ब्लॉक अटैच किया ऑफ मास है, तो टेंशन इस ब्लॉक पर एक्ट करेगी। स्ट्रिंग के, ये स्ट्रिंग है ना, रोप है, एक रस्सी से आपने एक बॉक्स लटका रखा है, तो स्ट्रिंग इस बॉक्स पे जो टेंशन अप्लाई करेगी वो स्ट्रिंग के अलोंग होगी और मास से दूर होगी। मास से दूर किया जाएगा ऊपर। अगर मैं ऐसे लूंगा तो इट अवे फ्रॉम द मास नहीं है, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स द मास। तो मैं अवे चाहिए तो एरो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर तुमने दो बॉक्सेस ऐसे कनेक्ट कर दिए, एक बॉक्स लिया तुमने मास m1 का, इससे एक रस्सी ली और उससे आपने दूसरा मास ले लिया m2 का, एक स्ट्रिंग से दोनों मासेस कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रिंग मास m1 पर जो टेंशन लगाएगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। m1 से अवे कहाँ जाएगा? राइट में। भाई देखो, अगर तुम ऐसे लोगे तो ये अवे नहीं है, टुवर्ड्स है। ऐसी m2 के लिए अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, m2 से अवे, ये हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ टेंशन होता है। अब जब आप स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग में आप कुछ अप्रोक्सीमेशंस पढ़ते हैं। बेसिकली दो अप्रोक्सीमेशंस पढ़ते हैं। पहला, कि आप जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो मासलेस है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं, स्ट्रिंग इज मासलेस। देखिए, स्ट्रिंग के मासलेस होने से क्या फायदा होगा? स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो हर पार्ट में टेंशन सेम हो। टेंशन in all parts of string is same। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसके हर पार्ट में जो टेंशन मिलेगी वो टेंशन सेम। मतलब क्या हुआ? मान लो मैं कहता है ये वाली स्ट्रिंग मासलेस है, तो ये एक ही तो स्ट्रिंग है ना, उसमें दो टेंशन डेवलप हो रही है, तो दोनों जो टेंशन होती है वो दोनों टेंशन एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है। पहला अप्रोक्सीमेशन। और बाय डिफॉल्ट अगर वो स्ट्रिंग का मास नहीं देता तो आप स्ट्रिंग को मासलेस मान के चलोगे। 99% प्रॉब्लम्स में स्ट्रिंग मासलेस होती है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, तो एक स्ट्रिंग के हर पार्ट में टेंशन सेम है। सेकेंड, आपकी जो स्ट्रिंग है दैट इज इनएक्सटेंसिबल। जो स्ट्रिंग होगी, नहीं अब्दुल ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग इज, अभी एक्सप्लेन करता हूं क्यों नहीं है। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल मीन्स आपकी स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, ना तो स्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकती है ना कंप्रेस कर सकती है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी।
इससे ये फायदा होगा कि जितने भी मासेस हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ऑल मासेस connected by string is same. तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो जितने भी मासेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे उन सब का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन सेम आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन है, इंजन से जितने भी डिब्बे कनेक्टेड हैं सारे डिब्बों का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी स्ट्रिंग कैसी हो, इनएक्सटेंसिबल, मींस ना स्ट्रेच कर सकती हो ना ये स्ट्रिंग कंप्रेस कर सकती हो। अब्दुल रहमान देखो ये दोनों कैंसिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं। T1 M1 पर एक्ट कर रहा है, T2 M2 पर एक्ट कर रहा है, कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमको पूरे सिस्टम के लिए देन यस कैंसिल कर जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता हूँ M1 की फोर्स निकालो तो उसमें सिर्फ T1 है, T2 नहीं है। मैं कहता हूँ M2 की फोर्स निकालो तो सिर्फ T2 है, T1 नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सिस्टम की फोर्स निकालो तो दोनों है, तब कैंसिल कर देगा। चलिए जल्दी से लिखिए इतना, फिर फ्री बॉडी डायग्राम सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। भाई आप सबने लिख ली, आगे बढ़े। अरे भाई लिखा, चलो लिख लिया, ओके। नेक्स्ट देखिए,
टेंशन के बाद ये तो 3 फोर्सेस थी, अभी 4-5 फोर्सेस और हैं जो आपको स्टडी करनी है, लेकिन फिलहाल हम जो कुछ भी करेंगे वो इन 3 फोर्सेस से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एफबीडी। एफबीडी का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। और कोई भी एग्जाम हो, लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है। अक्सर क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं लॉज ऑफ मोशन में, अच्छी खासी इन्वॉल्व प्रॉब्लम होती है कि कई बॉक्सेस कनेक्टेड होंगे, वो बॉक्सेस कई स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे, कई पुली आ रही होंगी। तो वहां सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, हर बॉक्स को अलग ड्रॉ करो। बॉक्स को अलग ड्रॉ करने का मतलब है बॉक्स का एफबीडी बना दो। जैसे यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस थे, एक स्ट्रिंग थी। मैं कहता हूँ एफबीडी बनाओ तो इस बॉक्स को अलग ड्रॉ करो तो इसका एफबीडी बनेगा, M2 को अलग रख दो, M2 का एफबीडी बन जाएगा। ऐसे ही हो सकता है यहाँ 2 की जगह 10 बॉक्सेस होते हैं, तो आप हर बॉक्स को अलग अलग ड्रॉ कर सकते थे, तो आप हर बॉक्स का अलग अलग एफबीडी बना सकते। अब एफबीडी बनाने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी आप एफबीडी बना रहे हैं तो उस बॉडी को भी का भी आप एफबीडी बना रहे हैं उसे सिस्टम से अलग कर दीजिए। आइसोलेट बॉडी फ्रॉम द सिस्टम। जिस बॉडी का भी आप एफबीडी बना रहे हो उस बॉडी को सिस्टम से अलग कर दो, आइसोलेट कर दो। सो पहला काम तो यही होगा कि आइसोलेट कर दीजिए बॉडी को फ्रॉम द सिस्टम। दूसरा काम, अप्लाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी फोर्सेस ले लो बाय सिस्टम, और वो सारी अलग से इस पर अप्लाई कर दो। वैसे ख्याल रखना होता है बहुत कि फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी जो फोर्सेस बॉडी अप्लाई करेगी उसे एफबीडी में नहीं लेते, आर नॉट कंसिडर इन एफबीडी। तो जो भी फोर्सेस बॉडी अप्लाई करेगी उन फोर्सेस को एफबीडी में कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ वो फोर्सेस लेते हैं जो फोर्सेस सिस्टम अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एक सरफेस ली, बहुत सिंपल सा है, और यहां पर एक बॉडी रख दी मास m की। मैं आपसे कहता हूं इस बॉडी पर बताओ क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी। तो देखो सबसे पहली जो फोर्स होगी वो इसका वेट होगा। वेट का एक्ट करता है डाउनवर्ड्स विच इज mg। सरफेस बॉडी पर नॉर्मली एक्शन अप्लाई करेगा, नॉर्मली एक्शन का एक्ट करता है अपवर्ड्स। और कोई फोर्स नहीं है जो इनके बीच में एक्ट कर रही हो। अब अगर मैं आपसे कहूं एफबीडी बनाइए बॉडी का, मैं आपसे कहता हूं एम का एफबीडी बनाइए, तो देखो कितना आसान काम है। आप एम को अलग ड्रॉ कर दो, हटा दो यहाँ से। सरफेस भी थे ना, आप सरफेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉडी को ड्रॉ कर दो। और बॉडी पर जो जो फोर्सेस काम कर रही हैं उन सारी फोर्सेस को ले लो। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, बस और कुछ लेने की जरूरत नहीं। ऐसे आप एफबीडी बना देंगे, एक वेट आ जाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, तो ऐसे एफबीडी। लेकिन हर क्वेश्चन में एफबीडी बनाना है तो ये तो आप पूरे इस चैप्टर में बार बार करते रहोगे, लेकिन ये 3 पॉइंट्स दिमाग में हो तो आगे समझाना बहुत आसान हो जाएगा। आइसोलेट बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, सारी फोर्सेस अप्लाई करो, जो फोर्सेस बॉडी अप्लाई करेगी उसे एफबीडी में नहीं लेंगे। इतना लिखिए। भाई लिख लेना तो बताना मुझे, हाँ नेक्स्ट टॉपिक पर आता है।
मैम दैट डिपेंड्स कि अगर मैं कह रहा हूँ सिस्टम रेस्ट में है तो बैलेंस कर जाएगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ सिस्टम मूव कर रहा है तो बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कि मास एम रेस्ट में या मोशन। आइसोलेट बॉडी फ्रॉम द सिस्टम मीन्स बॉडी को अलग कर दो। आइसोलेट करने का मतलब है अलग कर दो। जैसे यहाँ पर मास एम का बॉक्स भी था और सरफेस भी थी, तो मैंने जब एफबीडी बनाया तो बॉक्स को अलग कर दिया, इसे कहते हैं आइसोलेट कर दो। आर ए आर ई आर नॉट कंसिडर इन एफबीडी। हाँ दिलशाद, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो फोर्सेस बॉडी अप्लाई करेगी ना, मान लो ये बॉक्स जो है ये इस मास पर भी तो एफबीडी लगा रहा हो, नॉर्मली एक्शन लगाएगा। सरफेस मास पर लगाएगी, मास सरफेस पर भी नॉर्मली एक्शन लगाएगा। इस नॉर्मली एक्शन को बॉडी के एफबीडी में नहीं लेंगे। देखो एफबीडी में क्या आ रहा है, जो ऊपर जो नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है वही मिल रहा है। तो जो फोर्सेस बॉडी अप्लाई करेगी, भाई ये सरफेस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे नहीं करेगी। जैसे तुम वॉल पर फोर्स लगा रहे हो, अगर मैं तुम्हारे हाथ का एफबीडी बनाऊं तो वॉल से तुम्हारे हाथ पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसको लेंगे, तुम्हारा हाथ जो फोर्स लगा रहा होगा उसे नहीं लेंगे। तो जिस बॉडी का एफबीडी ले रहे हो वो बॉडी जो फोर्स अप्लाई करती है उसे नहीं लेते, वो फोर्सेस लेते हैं जो सिस्टम बॉडी पर अप्लाई कर रहा है। जैसे अगर मैं ये बॉक्स वाला मैंने 3D में समझाया था तुम्हें, न्यूटन थर्ड लॉ में ए और बी है, ये ए लगा रहा है बी के ऊपर N1, बी लगा रहा है एन पर ए पर N2। जब ए का एफबीडी बनाओगे तो N1 नहीं लोगे, ए के एफबीडी में सिर्फ N2 आएगा, N1 नहीं आएगा, क्योंकि ये N1 ए अप्लाई कर रहा है, जो फोर्सेस बॉडी अप्लाई करती है वो एफबीडी में नहीं है। इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट सुनिए, इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, दैट मींस कि उस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो जीरो। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो। तो अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है दैट मींस उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स जीरो। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम देखो, तो ऐसा कब कब हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो हो। तो इक्विलिब्रियम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक इक्विलिब्रियम होगा जिसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी और रेस्ट में होगी, एट रेस्ट। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो नेट फोर्स तो जीरो होगी होगी, उस नेट फोर्स के जीरो होने के साथ साथ एक्सीलरेशन भी जीरो होगा और वेलोसिटी भी जीरो होगी क्योंकि बॉडी रेस्ट में।
भाई एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास है, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो दूसरा एक और इक्विलिब्रियम आता है जिसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है बॉडी अब रेस्ट में नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। बॉडी रेस्ट में नहीं है, बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब बॉडी पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, दैट नेट फोर्स विल बी जीरो, एक्सिलरेशन भी जीरो होगा। फोर्स जीरो है तो एक्सिलरेशन भी जीरो होगा। बस फर्क ये है कि वेलोसिटी अब जीरो नहीं है, वेलोसिटी अब कांस्टेंट है। तो ये है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी रेस्ट में होगी, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो है बट बॉडी अब रेस्ट में नहीं है, बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इतना लिखिए। ओके भाई, लिखा आप लोगों ने? एक दिलशाद का रिस्पॉन्स है। चलिए खैर, ये पोर्शन मैं यही छोड़ता हूँ, मैं क्लास में ही कराऊंगा। आप लोग रिस्पॉन्ड तो कर नहीं रहे हो ज्यादा। जितना मुझे कराना था उसमें से काफी पोर्शन तो हो गया। अच्छा, बाकी हम ट्यूसडे जब क्लास में मिलेंगे तो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। अब जो करेंगे वो एक टॉपिक है, ट्यूसडे थर्सडे में कोशिश करते हैं इसका मेजर पोर्शन खत्म कर दें। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, अब हम कंटिन्यू करेंगे ट्यूसडे क्लास में। कल से क्लासेस हैं भाई, कल से तो ऑफलाइन ही होगा। ठीक है दिलशाद, मैं भेज देता हूँ।